हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो करने वाले हैं, जैसे घटना चक्र का जो आप देख रहे होंगे सीरीज़, यानी कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, इसमें बीपीएससी में 1992 से लेकर के 2023 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी का सीरीज चल रहा है। तो ये सेकंड सीरीज़ है। 1 से लेकर के हमने यानी 25 तक प्रश्न को करा दिया है। उसके बाद ये 26 से स्टार्ट होगा, 26 से 50 तक। इसके बाद अगला एक और एपिसोड होगा जो फाइनल हो जाएगा, यानी कि 1992 से लेकर के 2023 तक की अगर बात कर दिया जाए तो बीपीएससी ने इतने मतलब समझिए कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में प्रश्न पूछा है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत में देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। क्या कहता है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर देखिए कौन कौन हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हरिहर और बुक्का हो जाते हैं। ठीक है, हरिहर और बुक्का हो जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने 1336 ईस्वी में देखिएगा 1336 ईस्वी इन्होंने संगम वंश की स्थापना की। हालांकि अगर बात किया जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहुत सारे मतलब स्वतंत्र राज्य हो गए, जैसे बहमनी भी हो गया, जैसे में संगम हो गए। और बात करें विजयनगर साम्राज्य की तो इसमें देखिएगा यहाँ पे 4 वंशों ने मतलब शासन किया। तो अगर बात कर दिया तो सबसे पहले देखिएगा तो संगम वंश हो जाता है, संगम वंश हो जाएगा, संगम शालू हो जाएगा, उसके बाद तुलु हो जाएगा और उसके बाद आरवीडू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, आरवीडू हो जाएगा। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य की अगर बात कर दिया जाए तो विजयनगर साम्राज्यों में ये 4 वंशों ने शासन किया। और उसी की बात हो रही कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो हरिहर और बुक्का। और ये कौन होते हैं, संगम वंश के संस्थापक होते हैं। ठीक है, हरिहर और बुक्का होते हैं। कहा जाता है कि हरिहर और बुक्का काकतीय वंश के सामंत थे। क्या थे ये, हरिहर बुक्का की अगर बात कर दिया जाए तो ये काकतीय जो वंश है, काकतीय जो वंश है यानी कि वारंगल के जो काकतीय हैं उनके ये क्या थे, सामंत थे। एक समय की बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापतियों का यहाँ पे अटैक हुआ और कहा जाता है कि हरिहर और बुक्का को क्या कर लीजिए, पकड़ के ले गया दिल्ली में, और उनको ज़बरदस्ती मुस्लिम धर्म क्या किया गया, अपना दिया गया। हालांकि ये कह सकते हैं कि शायद ये डर से भी अपना लिए हो। कौन, तो हरिहर और बुक्का। क्या नाम है, हरिहर और बुक्का। इन्हीं ने ही क्या किया था, संगम वंश की स्थापना की थी। या विजयनगर के साम्राज्य की जो स्थापना होता है इनके बारे में भी आप कह सकते हैं। हालांकि अगर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात अगर कर दें तो इसकी राजधानी के बारे में पूछता है। वो राजधानी का नाम है हम्पी। क्या हो जाएगा, अगर राजधानी की बात करें तो क्या हो जाता है, हम्पी हो जाता है। यहाँ पे हम्पी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी, ये पूछा जाता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे क्या है, यह स्थित है। कौन सा, हम्पी। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और एक बात और भी हो गया, जब देखिएगा कि दक्षिण भारत में फिर से विजय करने के लिए जब इनको भेजा गया हरिहर और बुक्का को, तो इनके एक गुरु थे, यानी कि बहुत ही प्यार था, इनको अपना गुरु मानते थे। कौन मानते थे, हरिहर और बुक्का गुरु मानते थे, जिनका नाम है विद्यारण। उनका नाम है विद्यारण। एक नया पेज ले ही लीजिए, उनका नाम है विद्यारण नाम है। ठीक है, विद्यारण्य नाम है इनका। और कहा जाता है कि विद्यारण्य ने ही, यानी कि एक ब्राह्मण थे, गुरु थे, और विद्यारण्य ही यानी कि हरिहर और बुक्का का शुद्धिकरण किया। और उन्होंने क्या किया, मुस्लिम धर्म से परिवर्तित करके हिंदू धर्म में मतलब उनको ट्रांसफ़र किया। अच्छा, एक चीज़ और भी मतलब यहाँ पे बात है, हिंदू धर्म में जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण है, मतलब जो पखंडी और ये क्या बोलते हैं, जो मतलब रीति रिवाज जो करते हैं, उनके मैं बारे में बात बता रहा हूँ। अगर आप एक नया गाड़ी खरीदते हैं तो नया गाड़ी खरीदने के लिए वो शुद्धिकरण कराते हैं। अगर आप घर प्रवेश करते हैं तो घर प्रवेश कराने के लिए शुद्धिकरण कराते हैं। अगर आप कोई शादी विवाह का कार्यक्रम अगर करते हैं तो वो भी शुद्धिकरण कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को समझिए जो हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, अगर नए रिश्ते बनाना है तो शुद्धिकरण होता है। अगर बीबी भी लेके आते हैं तो आपको शुद्धिकरण होता है। यानी कि दुनिया का कौन ऐसा काम है, कौन ऐसा मतलब चीज़ें हैं जो शुद्धिकरण नहीं हो सकता। ये ब्राह्मणों के पास सारा का सारा मंत्र है और इससे होता भी है, पाप भी धुल जाते हैं और ट्रांसफ़र भी हो जाता है। अगर आप मुस्लिम है, कभी एक समय में हिंदू थे और मुस्लिम हो गए हैं और फिर आप चाहते हैं कि हिंदू धर्म को अपना लें तो शुद्धिकरण के द्वारा आप हिंदू हो जाते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता, अगर कोई आदमी ओबीसी हो, SC ST हो, तो उसको ट्रांसफ़र करके ब्राह्मण क्यों नहीं बनाया जाता। ये चीज़ें आप तो आज तक हमको समझ में नहीं आई। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहता है। तो अगला प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से क्या किया, बहमनियों से क्या किया, गोवा छीन लिया।
ठीक है, बहमनियों से क्या किया, गोवा छीन लिया। तो यहाँ पे देखिएगा हरिहर द्वितीय नाम हो जाता है इनका, हरिहर द्वितीय नाम हो जाएगा इनका। और हरिहर द्वितीय इनका नाम होता है तो इनके बारे में थोड़ा सा जान ले। देखिए इन्होंने अपनी उपाधि महाराजा धीराज की लिया था। देखिए महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण किया था, इसको याद रखिएगा पूछा जाता है। महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने क्या किया था, महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने क्या किया था, धारण किया था। और एक चीज़ और भी है, देखिएगा हम बहुत ही दक्षिण भारत के जो मतलब जो राजा महाराजा हैं वो शिव जो विरूपाक्ष के क्या थे, उपासक थे। कह सकते हैं कि जिस शिव के यानी कि विरूपाक्ष जो है इनके क्या थे, ये उपासक थे। कौन उपासक थे, तो हरिहर द्वितीय को महाराजा धीराज की उपाधि से भी क्या किया मतलब नवाजा गया था। एक चीज़ यहाँ पे समझ जाइए, इन्होंने बहमनी साम्राज्य से क्या किया था, देखिएगा इन्होंने बहमनी साम्राज्य से बेलगांव को छीन लिया और साथ ही साथ गोवा को छीन लिया गया। अगर बात करें बेलगांव अधिवेशन की बात करते हैं तो 1924 में, और कांग्रेस के अधिवेशन की अगर बात करें तो मात्र एक ही अधिवेशन महात्मा गांधी ने किया और वो कर्नाटक में है। और देखिए ये बेलगांव को छीना और उन्होंने गोवा को छीना, किसने, हरिहर द्वितीय ने। ठीक है, हरिहर द्वितीय ने छीना। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिलेगा, कहा जाता है कि हरिहर द्वितीय जो थे बहुत ही शक्तिशाली सम्राट थे। इन्होंने बहुत सारे नगरों को समझिए कि जीता। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इसने हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका के राजा से क्या किया, राजस्व भी वसूल किया था। देखिए राजस्व भी वसूल किया था, किससे, तो श्रीलंका के राजा से। इसका मतलब शक्तिशाली आदमी था। ठीक है, यह दक्षिण भारत के विजयनगर के साम्राज्य के सम्राटों के बारे में बात हो रही है और ये हरिहर द्वितीय के बारे में बात हो रही है। और हरिहर द्वितीय के जगह मतलब मानते हैं कि अगर इसकी मत उपाधि की बात कर दिया जाए तो प्रश्न पूछा हुआ है, कौन हो जाएगा, हरिहर द्वितीय हो जाएगा। और ये उपासक किसके थे, तो शिव के। और शिव देखिएगा, शिव के बारे में एक चीज़ और कहा जाता है। जब हम लोग फिलॉसफी पढ़ रहे थे, जब यूपीएससी की बात थी, यूपीएससी में हम लोग फिलॉसफी जब पढ़ रहे थे तो उसमें भगवान के जितने भी मतलब भगवान का जो था ना तर्क, यानी कि जिसमें हम बहुत ही धार्मिक इंसान थे, यानी कि दिल अगर आप किसी चीज़ में लगाते हैं तो समझिए कि प्रेम श्रद्धा भक्ति उमड़ जाता है, चाहे वो गंदा चीज़ें क्यों ना हो। यानी कि मस्ती आता है, मज़ा आता है, आप उसके विरुद्ध में बिल्कुल नहीं बात कर सकते। लेकिन जैसे ही आप तार्किक हो जाते हैं, जैसे ही लॉजिक हो जाते हैं, जैसे ही बुद्ध हो जाते हैं, बुद्ध कहने का मतलब है थोड़ा सा ज्ञान आपके अंदर आ जाता है, जो अंधविश्वास आपकी आंखों के सामने है वो हट जाता है, तब समझ में आता है अच्छा दुनिया ये है। तब समझ में आया कि अच्छा ये व्यक्ति को हमेशा देखिए धार्मिक ग्रंथों में एक शूद्र की तरह दिखाया गया। और अगर भगवान को भी कैटेगरी में बांटा गया है, आप लोग अगर धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे, हम लोगों ने उस समय पढ़ा था, गीता को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, बाइबिल पढ़ा, यहाँ तक कि रामचरितमानस भी पढ़ा, बहुत सारा चीज़ें पढ़ा। तो ये देखिए शिव को शूद्र के रूप में दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, और देवी देवताओं की देखिएगा उस समय बहुत ही ज़्यादा जो राजा महाराजा थे वो जो अधिकतर शिव के उपासक हुआ करते थे। ठीक है, तो चलिए ये हो जाता है हमारा। और एक चीज़ देखिएगा कि विजयनगर के बीच में, यानी कि विजयनगर कह सकते हैं कि संगम वंश के जो सम्राट थे और बहमनी वंश के जो सम्राट थे, यानी कि बहमनी की बराबरी करने के लिए हमेशा ये लोग आपस में क्या करते थे, लड़ाइयाँ लड़ते थे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट है, कहता है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, किस राजा के साथ लड़ा था। तो ये देखिए कौन हो जाएगा, ये बात होता है कृष्णदेव राय की। ठीक है, ये बात होती है किसकी, कृष्णदेव राय की। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी देखते हैं, ये हम लोग किसके साथ लड़ा था, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा देखिएगा कुली कुतुब शाह हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाता है कुली कुतुब शाह। अच्छा, कुली कुतुब शाह के बारे में देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे वंश हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि दक्कन यानी कि दक्षिण भारत में जितने राजवंश थे उनके बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा उनका चर्चा अगर कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे एक नया पेज ले लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लोग याद रखेंगे तभी जाकर के आपको फ़ायदा होगा। कहा जाता है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा जैसे बरार का कौन होता है,
बरार एक राज होता है, इसका वंश क्या होता है? अगर बरार की बात कर दिया जाए बरार का, तो क्या हो जाएगा? इमाद शाही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमाद शाही हो जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, बरार का क्या हो जाएगा? इमाद शाही हो जाएगा। अगर बात कर दे बीजापुर का, कौन हो जाता है? बीजापुर राज्य है, उसका राजवंश कौन होता है? तो बीजापुर का क्या हो जाएगा? आदिल शाही हो जाएगा। बीजापुर की अगर बात कर दी जाए बीजापुर का, तो कौन हो जाएगा? तो देखिए बीजापुर का आदिल शाही हो जाता है। ठीक है, आदिल शाही हो जाता है बीजापुर का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद देखिए अहमदनगर का अगर पूछ दे, अहमदनगर का कौन हो जाएगा? अहमदनगर का कौन हो जाएगा? तो देखिए ये निज़ाम शाही हो जाता है। कौन हो जाता है? निज़ाम शाही हो जाता है। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर पूछ दे गोलकुंडा का कौन है, तो गोलकुंडा का कुतुब शाही हो जाता है। गोलकुंडा का कौन हो जाएगा? तो देखिए गोलकुंडा का आपको हो जाएगा, गोलकुंडा का हो जाता है, गोलकुंडा का कुतुब शाही हो जाता है। कौन हो जाता है? कुतुब शाही हो जाता है। और बात करें यहाँ पे देखिएगा बीदर का कौन हो जाएगा? बीदर का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा ये हो जाएगा बरीद शाही। बीदर का क्या हो जाए? तो बरीद शाही हो जाता है। कौन हो जाता है? तो यहाँ पे देखिए बरीद शाही हो जाता है इसका। ठीक है, बीदर का बरीद शाही हो जाता है। और देखिएगा अगर बात कर दें हम लोग यहाँ पे कृष्णदेवराय के बारे में, तो कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था? तो कृष्णदेवराय का संबंध था तुलु वंश से। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अगर बात हम लोग देखें यहाँ पे कृष्णदेवराय का संबंध की अगर बात कर दें, तो यह तुलु वंश का था, तुलु वंश का था। और इनके समय में अगर बात कर दें तो यहाँ पे देखिएगा ये अष्टदिग्गज यानी कि आठ जो तेलुगु कवियों का जो समूह था, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं अष्टदिग्गज। ठीक है, अष्टदिग्गज बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला करते हैं। और एक चीज़ और भी देखते हैं कृष्णदेवराय के बारे में। देखिए कृष्णदेवराय का संबंध पुर्तगालियों से बहुत ही अच्छा था। उन्हीं के समय में डोमिंगो पायस और बारबोसा आते हैं और ये पुर्तगाली यात्री होते हैं, इसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न है हमारा 29 क्या करता है? विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? मुख्य विशेषता बताइए क्या हो जाएगा? क्या कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था क्या थी? तो वित्तीय व्यवस्था की अगर बात कर दी जाए तो देखिए इतने सारे ऑप्शन है, उसमें भू राजस्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 29 का भू राजस्व हो जाएगा। एक चीज़ और भी देखा जाता है कि यहाँ पे विजयनगर साम्राज्यों में भू राजस्व लोग मतलब राजा कितने लेते थे? तो 1/6 भाग होता था। कितना हो जाता था? तो देखिएगा 1/6 हो जाता था। और एक चीज़ देखते हैं, शिष्ट जो होता है अगर यहाँ पे देख लें हम लोग, तो शिष्ट जो होता है ना वो भूमि कर हो जाता है। शिष्ट की अगर बात कर दें यहाँ पे शिष्ट की, तो देखिएगा शिष्ट को भूमि कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमि कर कहा जाता है। और कहा जाता है कि राज्य के लिए यह प्रमुख स्रोत था, आय का प्रमुख स्रोत था। किसके लिए? राज्य के लिए। ठीक है, और इसको क्या बोला गया? ये बोला गया भू राजस्व, यहाँ पे कहा गया भू राजस्व कहा गया। ठीक है, और एक चीज़ और भी यहाँ पे देखिएगा अगर बात कर दिया जाए कि विजयनगर साम्राज्य में कितने मतलब वित्तीय व्यवस्थाएं थे, तो थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। अगर बात कर ले हम लोग, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे एक संपत्ति कर हो जाता है। अगर संपत्ति कर की बात हो तो संपत्ति कर हो जाता है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो व्यापारिक कर भी लगाए जाते हैं। यहाँ पे व्यापारिक कर भी लगाए जाते हैं। ठीक है, और बात करें यहाँ पे तो औद्योगिक कर भी यहाँ पे लगाए जाते हैं, औद्योगिक कर भी लगाए जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पे तो देखिएगा सामाजिक कर भी लगता है, सामाजिक कर भी लगता है, और सामुदायिक कर भी लगता है। यहाँ पे सामुदायिक कर भी यहाँ पे लगाए जाते हैं। अगर मानते हैं कोई अगर व्यक्ति को दंड देना हो किसी अपराध के लिए, तो उससे जो राजस्व वसूली जाती थी वो भी कर यहाँ पे लगाया जाता है। यानी कि आर्थिक जो दंड था उसका भी मतलब यहाँ पे कर मतलब इनसे वसूला जाता था। ठीक है, और इसका एक चीज़ और भी देखने को मिलता है, राजस्व इसका जो विभाग है, यानी कि अगर देखते हैं विजयनगर साम्राज्य में राजस्व विभाग को क्या बोलते हैं? तो राजस्व विभाग को 98 बोलते हैं। अगर राजस्व विभाग की बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा। इसको 98 कहा जाता है, 98। ठीक है, 98 कहा जाता था। तो ये हो जाता है इतना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि 30 नंबर कहता है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है?
क्या कहता है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलेगा? तो ये देखिए आंसर क्या हो जाता है, हम्पी हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा, हम्पी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ होगा, हम्पी हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखिए, हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की क्या है, राजधानी है। ठीक है, राजधानी है, राजधानी है। और ये कहाँ पे है? तो ये अगर वर्तमान की अगर बात कर दिया तो कर्नाटक में, ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में क्या हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। और देखिएगा इस हम्पी को हस्तिनावती के नाम से भी जानते हैं। अगर बात कर दिया जाए हम्पी को तो देखिएगा हस्तिनावती के नाम से भी जानते हैं। किसको? हम्पी को जानते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और भी जाने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हम्पी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है यूनेस्को की। ठीक है, देख लीजिए यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थलों के सूची में इसका भी नाम है। किसका नाम है? हम्पी का नाम यहाँ पे मतलब समझिए कि वर्णन किया गया है। ठीक है, और एक चीज़ और भी देख लेते हैं यहाँ पे, तो मतलब समझिए कि इतने सारे आपको फैक्ट चीज़ें हैं, थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि याद रखेंगे तभी, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो बहुत ही मतलब समझिए कि ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन अगर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो दक्षिण भारत के जो इतिहास है इससे घबरा जाते हैं, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आराम से बन जाते हैं, आसानी से बन जाते हैं, बहुत ईजिली बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 31 नंबर सवाल जो है, 31 नंबर सवाल अगर हम लोग देखें यहाँ पे, देखिए क्या कहता है कि दीवाने अर्ज जो विभाग है संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए दीवानी अर्ज का संबंध किसके साथ है? अगर दीवानी अर्ज की बात कर दिया जाए तो किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये देखिए रक्षा विभाग हो जाता है। किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रक्षा विभाग, यानी कि सैन्य विभाग से संबंध इसका होता है। किससे होता है? सैन्य विभाग से। अगर बात कर दे कि दीवानी अर्ज की स्थापना किसने किया था, तो देखिए बलबन ने इसका स्थापना किया था। किसने किया था? बलबन ने इसका स्थापना किया था। ठीक है, थोड़ा सा और भी देख लेते हैं हम लोग, देखिएगा थोड़ा सा और भी देख लें। दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने किया था? अगर बात कर लें हम लोग यहाँ पे तो देखिएगा दीवान पूछा जाता है ये सब चीज़ें। दीवान ए अमीर कोही जो है, अमीर कोही की स्थापना, यानी कि ये कृषि विभाग है। ये क्या है? कृषि विभाग है। यह है कृषि विभाग, और कृषि विभाग जो है इसकी स्थापना किया था एमबीटी ने। एमबीटी हम इसलिए लिख रहे हैं कि इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, एमबीटी इसलिए लिख दिए हैं। तो ये दीवान ए अमीर कोही हो जाता है, कृषि विभाग से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाता है कृषि से संबंधित, कृषि विभाग से संबंधित। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कहता है कि दीवान ए मुस्तखराज किससे संबंधित है? क्या होता है? दीवान मुस्तखराज। दीवान मुस्तखराज का संबंध किससे है? क्या कहता है? दीवान मुस्तखराज का संबंध किससे है? तो देखिए ये हो जाता है राजस्व विभाग हो जाता है। क्या हो जाता है? राजस्व विभाग हो जाएगा, और ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका स्थापना किया था, और इसका संबंध राजस्व विभाग से है। और बात कर दिया जाए कि दीवान अमीर को ही बार बार पूछा जाता है बीपीएससी में, ये किससे संबंधित है, किस विभाग से संबंधित है? तो कृषि विभाग हो जाएगा। इसकी स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एक होता है कि दीवान खैरात की स्थापना किसने किया था? दीवान खैरात की स्थापना। ठीक है, क्या कहता है कि दीवान खैरात की स्थापना किसने किया था? तो दीवान खैरात का मतलब क्या होता है? दान विभाग होता है। अगर बात कर दिया तो दान विभाग हो जाता है, ये हो जाएगा एफएसटी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने इसका स्थापना किया था। किसका? दीवान खैरात का। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, कहता है कि दीवान ए बंदगान। क्या कहता है? दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने किया था? यानी कि बंदगान की स्थापना किसने किया था? तो इसका संबंध किससे है? दास विभाग से है। क्या हो जाएगा? इसका संबंध आपको दास विभाग से हो जाता है। और ये देखिए इसको किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। एक चीज़ और भी देख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करा ही देते। कहता है यहाँ पे दीवान ए वकूफ़ की स्थापना किसने किया था? दीवान ए वकूफ़ क्या है? दीवान ए वकूफ़ की स्थापना किसने किया था? तो देखिए दीवान ए वकूफ़ की स्थापना होता है, यह व्यय विभाग से संबंधित था। किससे था? तो व्यय विभाग से संबंधित था, और ये करता है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जेके हम लिख दिए, जलालुद्दीन खिलजी करता है। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ें हैं, तो इसका जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? देखिए शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? क्या कहता है? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? अगर बात कर दी जाए 32 सवाल पे तो क्या हो जाएगा? ये इसका राजधानी हो जाता है। देखिए इसका राजधानी हो जाएगा रायगढ़ हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? रायगढ़। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो रायगढ़ बनाई थी। एक चीज़ और भी देखते हैं यहाँ पे,
शिवाजी के बारे में कहा जाता है, इनको कहा जाता है शिवाजी के बारे में हिंदू पदशाही, हिंदू पदशाही की उपाधि इन्होंने धारण की थी। एक चीज़ देखिए, हिंदू पदशाही की इन्होंने क्या किया था, उपाधि धारण किया था। अच्छा, एक चीज़ और भी देखने को मिलता है, देखिएगा, कहा जाता है कि जब इन्होंने अपना राज्याभिषेक करना चाहा तो महाराष्ट्र के जब ब्राह्मणों को बुलाना चाहा तो ब्राह्मण लोग इनको शूद्र कह करके इनको मतलब समझिए कि दुत्कार दिया, बोला कि हम तुम छोटे मतलब निम्न जाति के लोगों को हम कैसे मतलब राज्याभिषेक कराएंगे। तो देखिए, गंगा भट्ट एक थे, बहुत ही प्रसिद्ध, मतलब बहुत ही कहा जाता है कि जो काशी के, जो यहाँ पे बनारस आप उत्तर प्रदेश में जब आएंगे तो यही काशी के जो थे पंडित थे जिसका नाम था गंगाधर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, राज्याभिषेक कराया था। हमें एक चीज़ समझ में नहीं आता कि सबसे बड़ी बात है कि ये जो लोग हैं, यानी कि एससी एसटी ओबीसी वाले जो लोग हैं यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा अपने आप को हिंदू बनना क्यों चाहते हैं, बल्कि लोग उनको हिंदू बनाता भी नहीं है। अगर बात कर दिया जाए शिवाजी की, अगर बारे में बात कर दिया जाए तो देखिए कितनी मतलब समझिए कि एकदम प्रतापी सम्राट थे, मुग़लों को एकदम धजिया उड़ा के रख दिया। और कहा जाता है कि उनका कद जो भी हो, लेकिन उन्होंने जो कर दिया, और ख़ास करके ये भी कहा जाता है कि हिंदू और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए उन्होंने प्रण प्रतिज्ञा धारण कर लिया था, बिल्कुल कौटिल्य की तरह, हम इनका हमेशा रक्षा करेंगे। और उसी व्यक्ति की जब बारी आती है मतलब समझिए कि राज्याभिषेक कराने का, तो शूद्र कह करके क्या कर दिया जाता है, पंडितों ने उनका खिलिया और मजाक भी उड़ाया था, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बसाई थी, तो देखिए इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ में क्या किया था, बसाया हुआ था, ठीक है। और कहा जाता है कि 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, ठीक है, कब 1674 ईस्वी में कब की बात है, तो 14 जून 1674 को देख लीजिए, 14 जून 1674 ईस्वी को इन्होंने क्या किया, राज्याभिषेक करवाया। इसी समय छत्रपति की उपाधि इन्होंने धारण किया था, छत्रपति की उपाधि इन्होंने क्या किया था, धारण किया था। थोड़ा सा और भी फैक्ट देखिए, छत्रपति की उपाधि इन्होंने धारण किया था, ठीक है। और ये देखिए, छत्रपति की उपाधि धारण किया तो उस समय पंडित का नाम क्या था, तो देखिए गंगा भट्ट इनका नाम था गंगा भट्ट। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो देखिए ये काशी के प्रसिद्ध पंडित थे, काशी के, ठीक है। और इनको यहाँ से लेकर के गया। अगर मानता है कि ठीक है भाई, यहाँ पे पैसे वैसे दिया उन्होंने, थोड़ा सा मतलब ये धन संपत्ति दिया, तो ये लालच में बेचारे वहाँ पे चले गए। इनको क्या पता था कि वो किस जाति से और किससे बिलोंग करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलिए ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे कि इन्होंने, यानी कि देखिए मराठा से एक प्रश्न पूछा जाता है, मराठा से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। वो प्रश्न हो जाता है कौन सा, तो अष्टप्रधान का। देखिएगा, अष्टप्रधान जो है अष्टप्रधान से प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि 8 मंत्रियों का एक समूह है जिसको मंत्री परिषद के नाम से भी जाना जाता है। और अष्टप्रधान की स्थापना किसने किया था, तो ये देखिए शिवाजी ने किया था। और अष्ट दिग्गज की जब बात आ जाएगी तो ये कौन हो जाएगा, कृष्णदेव राय हो जाएगा। अष्ट दिग्गज की अगर बात हो जाएगा तो कौन हो जाएगा, कृष्णदेव राय। और अष्टप्रधान की बात कर दी जाए तो कौन हो जाएगा, ये शिवाजी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, बहमनी राज्य का संस्थापक बताइए कौन था, तो क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन हो जाता है। कौन हो जाता है, तो ये देखिए अलाउद्दीन हसन होता है, ठीक है। देखिए हालांकि इनके बारे में कहा जाता है कि जफर खान ने क्या किया था, बहमनी राज्य की स्थापना किया था। कौन, तो जफर खान ने। और इन्होंने अपना उपाधि धारण किया और क्या नाम रख लिया, अलाउद्दीन हसन, इन्होंने अपना उपाधि धारण कर लिया, ठीक है। इसके बारे में देख लीजिए, अगर बात कर दिया यहाँ पे तो देखिएगा इन्होंने 1347 से 1358 तक, यानी कि 1347 से 1358 तक क्या किया, शासन किया था। और बहमनी राज्य की स्थापना की अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये जो राज्य है ये स्वतंत्र हो गए थे। और इसकी स्थापना जफर खान ने किया था, जिसकी उपाधि क्या थी, अलाउद्दीन, क्या नाम होता है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हो जाता है इनका उपाधि, ठीक है। थोड़ा सा और पॉइंट भी ले ले तो अच्छा रहेगा। देखिएगा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बसाई थी, राजधानी की अगर बात कर दी जाए तो राजधानी का नाम होता है गुलमर्गा, ठीक है। राजधानी कहाँ इन्होंने किया था, तो गुलबर्गा इन्होंने किया था, गुलबर्गा में इन्होंने स्थापित किया था। किसका, राजधानी का। इन्होंने राजधानी क्या किया था, गुलबर्गा में इन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था, ठीक है। और देखिएगा अहसानाबाद के नाम से गुलबर्गा को भी ना जाए, अहसानाबाद, ठीक है। देखिए अहसानाबाद के नाम से भी जाना जाता है, किसको, गुलबर्गा को।
कहा जाता है कि इसने बहमनी राज्य की स्थापना जफर खान ने किया और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, गुलबर्गा में बनाई। और गुलबर्गा को अगर बात किया जाए, गुलबर्गा को तो अहसानाबाद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अहसानाबाद के नाम से। और एक चीज़ देखिएगा, इस समय जो भी स्थापना हुआ, मतलब कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक का अगर देखा जाए तो उनकी कमज़ोर मतलब परिस्थितियाँ जी थी, उसी वजह से ये जितने भी राज्य हैं स्वतंत्र हो गए, ठीक है। और पूछा जा सकता है कि किसके समय में ये राज्य बहमनी राज्य मतलब समझिए प्रकाश में आए, तो ये कौन हो जाएंगे? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। तुगलक वंश के बहुत ही जाने, यानी कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा ब्रेन वाला और सबसे ज़्यादा दिमाग वाला व्यक्ति था। लेकिन इनकी योजनाएँ सबसे ज़्यादा, उतना ही सबसे ज़्यादा क्या होती है? असफल हो जाती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? क्या हो जाता है? 34 का हो जाता है। इसका देखिएगा, ये मराठा राजस्व प्रथा है। सरंजामी प्रथा की अगर बात कर दी जाए तो सरंजामी प्रथा क्या हो जाएगा? मराठा भू राजस्व प्रथा हो जाता है। क्या हो जाता है? मराठा भू राजस्व प्रथा हो जाता है। देखिए इस काल में कहा जाता है कि मराठा जो जागीरदारों को उनके निर्वहन के लिए क्या किया जाता था, यानी कि उनके निर्वहन के लिए ये ज़मीन दे दिया जाता था। और ये इसी प्रथा को सरंजामी प्रथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि निर्वहन के लिए ये सब चीज़ें उनको दिया जाता था। किसको? मराठा जागीरदारों को। यानी कि जो सेवा करते थे, किस में? मराठा में सेवा करते थे, वो जागीरदार थे, उन्हीं को ये सब चीज़ें दी जाती थी। और इसी प्रथा को हम लोग सरंजामी प्रथा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? ठीक है, किसको इंगित करता है? तो देखिए खराज करता है, उस्र करता है, मुतई करता है, और देखिए खुम्स नहीं करता है। अगर खुम्स की बात कर दें तो शत्रुओं की यहाँ के सेना जब जाके लूटते थे, यानी कि कह सकते हैं डायरेक्ट बोले लूट का धन होता था। क्या होता था? का लूट का धन होता था, ठीक है। ये क्या हो जाता था? लूट का धन होता था। अगर बात करें तो यहाँ पे खुम्स की अगर बात करें तो देखिए 4/5 भाग था। 4/5 भाग किसको दिया जाता था? ये सैनिक अपने पास रख लेते थे। क्या करते थे? सैनिक अपने पास रख लेते थे। लेकिन 1/5 भाग है वो राजकोष में जमा होता था, ठीक है। ये राजकोष में जमा होता था। चीज़ों को समझिए, 4/5 जो भाग है वो सैनिक आपस में बांट लेते थे, और 1/5 भाग है वो राजकोष में जमा हो जाता था। थोड़ा सा और इसको जान लीजिए, ठीक रहेगा, ठीक है। अगर बात कर दिया हम लोग यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के समय में अगर बात कर दी जाए तो देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की अगर बारे में बात कर दें हम लोग यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता है? ये कहता है कि 4/5 जो भाग है, यानी कि 4/5 भाग है वो कहाँ पे होगा? तो राजकोष में अब जमा होने लगेगा, ठीक है। और 1/5 भाग है वो सेना आपस में क्या करेंगे? बांट लेंगे। ये किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में होता है। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ देखिएगा एक और भी सुल्तान होते हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने भी क्या किया? इसने भी कहा कि 4/5 भाग किस में होना चाहिए? राजस्व में जमा करना होगा, और 1/5 भाग क्या करेंगे? सेना आपस में क्या करेंगे? बांट लेंगे। और सिकंदर लोदी के बारे में अगर कहा जाए तो सिकंदर लोदी ने कहा कि गड़े हुए जो धन संपत्ति है उससे हमको हिस्सा नहीं चाहिए, और उन्होंने हिस्सा लेने से क्या कर दिया? मना कर दिया। कौन? तो सिकंदर लोदी ने, ठीक है। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ठीक है, नपाई के रूप में दावा किया। ये देखिए, ये 36 नंबर सवाल हो जाता है। कौन हो जाता है यहाँ पे? तो यहाँ पे एक बार और देख लीजिए क्या कहता है प्रश्न। कहता है यहाँ पे किस सुल्तान ने जमीन से, यानी कि 36 नंबर सवाल क्या कहता है? किस सुल्तान ने जमीन से फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? यानी कि जब आप नपाई करते ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा जो पैमाइश के आधार पे अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व का लगभग 50% इन्होंने कर दिया। 50% कि 50% हमको यहाँ पे राजस्व चाहिए। और साथ ही साथ अगर बात कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो देखिएगा ये मोहम्मद बिन तुगलक भी करता है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक अगर 50% की राजस्व की अगर बात करता है तो बिना पैमाइश के आधार पे। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? पैमाने यानी कि पैमाइश के आधार पर इन्होंने राजस्व का निर्धारण करता है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात कर दिया तो ये नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करेगा? ये नहीं करेगा यहाँ पे। एक चीज़ और भी यहाँ पे देख लेते हैं।
अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखिएगा, इसके पहले अगर बात कर दी जाए तो देखिएगा इल्तुतमिश और बलबन ने क्या किया था। इल्तुतमिश और बलबन ने क्या किया था, तो यहाँ पे देखिएगा इल्तुतमिश की अगर बात कर दिया जाए, इल्तुतमिश और बलबन की बात कर दिया तो देखिएगा इल्तुतमिश और बलबन ने क्या किया था। देखिए इल्तुतमिश और बलबन ने देखिएगा यहाँ पे 1/3 राजस्व लिया। क्या किया, 1/3 राजस्व लिया, 1/3 क्या किया था, राजस्व लिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने पैमाइश के आधार पे, यानी कि जो खेत था उसके नाप तौल करके वो लगभग 50% राजस्व का निर्धारण कर दिया। और इसी तरह से बिना नाप तौल का 50% राजस्व मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। अगला सवाल है शेख बहाउद्दीन जकारिया। कौन कहता है, शेख बहाउद्दीन, क्या कहता है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, किस संप्रदाय के थे। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये देखिए सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन हो जाएगा, सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। ठीक है, अगर बात कर दी जाए तो चिश्ती संप्रदाय के कौन हो जाएंगे, तो चिश्ती संप्रदाय के देखिएगा ये मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाते हैं। ठीक है, अगर बात कर दी जाए यहाँ पे देखिएगा ये चिश्ती संप्रदाय के कौन हो जाते हैं। अगर चिश्ती संप्रदाय की अगर बात कर दिया जाए तो देखिए चिश्ती संप्रदाय का कौन हो जाता है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे। लिखिए लीजिए, मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाते हैं। ठीक है, और मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, इन्होंने चिश्ती क्या कहते हैं, चिश्ती संप्रदाय का क्या करता है, स्थापना करते हैं। अगर बात कर दिया जाए फिरदौसी संप्रदाय का, तो देखिए फिरदौसी संप्रदाय का कौन करते हैं, तो देखिए बदरुद्दीन करते हैं। ये कौन सा करते हैं, तो देखिए बदरुद्दीन जो है, बदरुद्दीन ये करते हैं। ठीक है, फिरदौसी संप्रदाय का ये बदरुद्दीन करते हैं। एक दो और भी हम लोग देख ले तो ठीक रहेगा। देखिए एक चीज़ और भी देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें कादरी संप्रदाय का, तो कादरी संप्रदाय का स्थापना किसने किया था, तो यहाँ पे देखते हैं हम कादरी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था। तो कादरी की बात कर देते शेख अब्दुल कादिर जिलानी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या होता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कादिर क्या हो जाएगा, कादिर जिलानी ने इसकी स्थापना किया था। कादिर जिलानी ने स्थापना किया था किसका, कादरी मतलब संप्रदाय का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे की चीज़ और भी देखते हैं, सत्तारी का किसने किया था। पूछा जाता है कि सत्तारी संप्रदाय का किसने किया था। अगर सत्तारी की बात किया जाए तो देखिएगा शाह अब्दुल्ला सत्तारी हो जाते हैं, शाह अब्दुल्ला सत्तारी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, देखिए शाह अब्दुल्ला सत्तारी हो जाता है, शाह अब्दुल्ला सत्तारी हो जाता है। ठीक है, अब्दुल्ला सत्तारी हो जाता है। कादरी संप्रदाय का हो जाता है शेख अब्दुल्ला कादिर जिलानी। और बात करते हैं हम लोग सतारी संप्रदाय का, तो सतारी संप्रदाय का शाह अब्दुल्ला सतारी हो जाते हैं। कौन हो जाता है, शाह अब्दुल्ला सतारी हो जाते हैं। अगर बात हम लोग करें नक्शबंदी संप्रदाय का कौन था, तो नक्शबंदी की अगर बात करें तो ख्वाजा बाकी बिला हो जाते हैं। नक्शबंदी का अगर देखें तो ख्वाजा बाकी बिला हो जाते हैं। ये हो जाता है ख्वाजा बाकी विल्लाह, ये हैं संप्रदाय के जनक। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या कहता है, अगला सवाल देखिए, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। 500 की इकाइयों में क्या किया था, विभाजित किया था। तो ये हमारा कौन सा सवाल हो जाता है, ये 38 हो जाता है। और एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा अगर बात हम लोग करें तो शेरशाह भी हो जाएगा और इस्लाम शाह भी हो जाएगा। ठीक है, शेरशाह ने भी ये काम करता है और उसका पुत्र इस्लाम शाह भी काम करता है। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, ई आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, ई आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या कहता है, जवाबित का संबंध किससे है। ये कहता है, कौन सा सवाल है, 39 कहता है कि जवाबित का संबंध किससे है, तो राज्य कानून से है। किससे हो जाएगा, तो राज्य कानून से हो जाएगा। क्या हो जाता है, राज्य कानून से हो जाता है। देखिए कहा जाता है कि जैसे में अकबर ने शरीयत के अनुसार ही नहीं बल्कि राज्य की कानून जिसको जवाबित कहते हैं, और ये बदायूनी ने कहा था, ये बदायूनी ने कहा था कि राज्य मतलब अकबर ने ये इस्तेमाल, यानी कि समझिए कि राजस्व का या कोई भी कानून का जो इस्तेमाल जवाबित से जो किया, इसका चर्चा किसने किया था, तो बदायूनी ने किया। देखिए मुस्लिम जो समाज के जो लोग थे, जब वो सुल्तान बनते थे तो उनका कानून, उनका जो प्रशासन था उस शरीयत के अनुसार भी चलता था। ठीक है, और उस शरीयत में
जो कहा जाए कि बदायूनी ये चर्चा करता है कि राज्य का कानून जैसे एक ग्रंथ भी कह सकते हैं, जिसको जवाबित भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बदायूनी ने इसका चर्चा किया है। और कभी कभी देखा जाता है कि सिर्फ शरीयत का ही इस्तेमाल नहीं किया जाता था, उसका ही सहारा नहीं लिया जाता था, बल्कि राज्य का भी अपना कोई कानून होता था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और मजीतल किन धातुओं के थे? क्या हो जाएगा? ये 40 का अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाता है चांदी, टंका, तांबा। क्या हो जाता है? चांदी, टंका, तांबा हो जाता है। चलिए इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहता है। अगर इसका बात किया जाए तो टंका जो है, टंका की अगर बात कर दी जाए तो टंका किसका बनता है? तो टंका देखिए ये हो जाता है चांदी का, चांदी से निर्माण इसका किया जाता है। किसका? टंका का। अगर बात कर दिया है कि जीतल क्या था? जीतल भी यानी कि जीतल भी एक सिक्का था जीतल, और ये किससे बनता था? तो तांबा से बनता था। किससे होता था? तो तांबा से बनता था। एक चीज़ और देखिए, टंका और जीतल का जो निर्माण है ये किसने किया था? तो टंका और जीतल का जो निर्माण था ये इल्तुतमिश करता है। कौन करता है? तो देखिएगा इल्तुतमिश करता है। ठीक है, इल्तुतमिश करता है। ठीक है, टंका और जीतल का क्या करता है? इल्तुतमिश करता है। अगर टंका और जीतल का अनुपात की बात कर दिया जाए तो देखिएगा 1:48 रहता है। क्या रहता है? 1:48 रहता है। अगर बात कर दे ससगनी का, तो ससगनी किसका सिक्का होता है? तो देखिए ये ससगनी की अगर बात कर दिया ससगनी, तो ये चांदी का सिक्का होता था। ठीक है, ये चांदी का सिक्का होता था। ठीक है, टंका किस चीज़ का बना होता था? तो ये चांदी का हुआ। जीतल की बात करिए तो तांबा का होता था। ये दोनों का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। और अगर हम अनुपात की बात कर दें टंका और जीतल का, तो 1:48 हो जाता है। अगर बात करें ससगनी का, तो ससगनी का किसका निर्माण होता था? तो ये चांदी से इसका निर्मित करवाया जाता था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 41 नंबर सवाल है। कहता है कि भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। सारा का सारा हम बीपीएससी का ही करा रहे हैं। ये 12वीं शताब्दी हो जाता है। 12वीं शताब्दी। अगर बात करें पूरे विश्व में कि सबसे पहले कागज़ का इस्तेमाल कौन कंट्री करता है, तो हो जाएगा, कौन हो जाएगा? चीन हो जाता है। चीन सबसे पहले क्या करता है? कागज़ का, अगर चीन की बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले कागज़ का यही मतलब समझिए कि इस्तेमाल करता है चीन का। और यहाँ पे देखिए अगर 12वीं शताब्दी की अगर हम लोगों ने बात किया 12वीं शताब्दी की, तो देखिएगा यहीं पे आशुतोष एक संग्रहालय है। आशुतोष संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये कलकत्ता में है। कलकत्ता में जो है यहीं पे इसको क्या किया गया था? तो यहीं पे देखिएगा यहाँ पे संरक्षित किया गया था। कब? तो 1105 की बात हो रही है। ठीक है, और इसीलिए इसमें कहा जाता है कि भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ किया गया? तो कब से प्रारंभ किया जाता है? ये 12वीं शताब्दी से। और कहा जाता है कि कागज़ का सबसे पहला प्रयोग विश्व में कौन सा कंट्री करता है? तो कौन सा कंट्री हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चीन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। कहता है तबकात नासरी का लेखक कौन है? तबकात नासरी का लेखक कौन हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका लेखक कौन हो जाता है? तो मिनहाजुस सिराज हो जाएगा। ठीक है, ये 42 नंबर का क्या हो जाता है? मिनहाजुस सिराज हो जाएगा। इसने क्या लिखा? तबकात नासरी लिखा था। तबकात नासरी। ठीक है, तबकात नासरी इसने लिखा था। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तबकात नासरी का मतलब लेखक कौन है? और देखिएगा ये सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित कर दिया। ये जो ग्रंथ था सुल्तान नासिरुद्दीन को, ये देखिए यहाँ पे नासिरुद्दीन को क्या कर दिया गया? ये नासिरुद्दीन को समर्पित कर दिया गया। ठीक है, यानी कि तबकात नासरी के जो लेखक है उनका नाम था मिनहाज उस सिराज। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का, अगर गोरी के आक्रमण की बात कर दिया जाए तो गोरी के आक्रमण का भी ये वर्णन करता है। कौन करता है? तबकात नासरी। ठीक है, ये वर्णन करता है। और एक बात बता दें, इसमें 23 अध्याय की चर्चा होती है। इसमें 23 अध्याय की चर्चा होती है। किसमें? तबकात नासरी में 23 अध्याय की चर्चा होती है। ठीक है, 23 अध्याय की चर्चा होती है। और कहा जाता है कि रोबोटी, देख लीजिए रोबोटी जो है, रोबोटी है, इसका क्या करता है? अंग्रेजी अनुवाद करता है। तबकात नासरी का अगर बात कर दिया है कि अंग्रेजी में अनुवाद कौन करता है, तो यही रोबोटी करता है। अंग्रेजी में क्या करता है? अनुवाद करता है। क्या करता है? अंग्रेजी अनुवाद करता है। ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद करता है। अंग्रेजी अनुवाद करता है। ठीक है, और एक चीज़ और भी देखते हैं यहाँ पे, इसमें कहा गया है कि इसमें एबक का भी चर्चा मिलता है। किसका? एबक का। ठीक है, और एबक की चर्चा में ये मिलता है कि इसने सिक्का और ये जो है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे होता है कि मुद्रा और खुतबा जो है,
अगर मुद्रा की बात कर दें और खुतबा की बात कर दें तो खुतबा इसने क्या किया था, पढ़वाया था, और इसका भी उल्लेख आपको तबकाते नासरी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। 43 कहता है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। ठीक है, थी कि उन्होंने क्या किया था, अगर बात कर दी यहाँ तो उन्होंने क्या किया था, तो देखिएगा अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा। क्या क्या, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। एक प्रश्न देखिए, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी, तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाते हैं। ये 44 नंबर सवाल हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी से ये हमेशा समझिए कि इग्नोर करते रह गए। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब इन्होंने यानी कि निजामुद्दीन जो औलिया है, इनके शिष्य का नाम था अमीर खुसरो नाम था। ठीक है, ये इनके प्रिय मतलब शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के। तब निजामुद्दीन औलिया को अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हमें मतलब संत से मिलना है। तो जब पता चला निजामुद्दीन औलिया को, तो क्या होता है कि इन्होंने ये कहा कि अगर सुल्तान मेरे यहाँ आएंगे तो दरवाजे बहुत हैं, एक दरवाजे से आएंगे तो मैं कहीं दूसरे दरवाजे से क्या करूँगा, मैं दूसरे दरवाजे से चला जाऊँगा। ठीक है, और एक चीज़ देखिएगा, जब निजामुद्दीन यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ पे आते हैं तो उस समय देखा जाता है कि अजोधन जो है, अजोधन एक जगह है, अजोधन ये चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं, निजामुद्दीन औलिया चले जाते हैं। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया चले जाते हैं। और एक चीज़ और भी देखा जाता है, इनको कहा जाता है महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। महबूब ए इलाही के नाम से किनको, निजामुद्दीन औलिया को महबूब देखिए महबूब ए इलाही के नाम से भी निजामुद्दीन औलिया को क्या किया जाता है, जाना जाता है महबूब ए इलाही के नाम से। ठीक है, और ये देखिएगा कहा जाता है इनके बारे में, निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने लगभग यानी कि दिल्ली सुल्तान के 7 सुल्तानों को इन्होंने देखा था। एक से एक 1 बाई 1 करके इन्होंने देखा। 7 सुल्तानों के साम्राज्य को इन्होंने देखा था। किसने, निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 मासा की रचना किसने किया था। ठीक है, ये आपका हो जाता है, प्रश्न हो जाएगा यानी कि ये 45 नंबर प्रश्न हो जाएगा, थोड़ा सा मिस हो गया, 45 नंबर सवाल हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर हो जाता है। और इसका इन्होंने किसने किया था, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना की। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की अगर रचना की बात कर दिया जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है इनका पद्मावत। क्या होता है, पद्मावत होता है। पद्मावत जो है इनका किताब जो है, मतलब इनका जो लिखा हुआ रचना है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद होता है अखराट। उसके बाद इनका एक और भी है जिसका नाम है अखराट नाम है। और एक और भी किताब के नाम है जिसका नाम है 12 मासा। और आखिरी कलाम भी इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है, आखिरी कलाम भी उन्होंने लिखा। आखिरी कलाम भी उन्होंने लिखा। ये सारा का सारा रचना किसका है, तो मलिक मोहम्मद जायसी का। हाँ, एक चीज़ और भी याद आया, देखिए पद्मावत में यानी कि कहा जाता है कि हिंदी अगर बात कर दिया जाए, यहाँ पे पद्मावत की बात कर दिया जाए तो देखिएगा हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है किसका, पद्मावत का। और पद्मावत में एक चीज़ चर्चा कर दिया गया, पद्मावत में ये चर्चा किया गया कि इसमें चर्चा हुआ अलाउद्दीन खिलजी का और चित्तौड़ के जो रतन सिंह के जो पत्नी थी जिनका नाम था पद्मिनी, उनके बारे में मतलब कहानी गढ़ दिया गया। हालांकि अगर देखा जाए तो इसका संदर्भ उन्होंने मलिक जो अमीर खुसरो है उसके एक ग्रंथ से लिया गया था। और अमीर खुसरो ने एक एक्टर और एक्ट्रेस का जो मतलब रोल उसमें दिखा, जैसे अगर एक्टर की बात कर दिया जाए तो इस्माइल हो जाता है और सैबा यानी कि सैबा, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग को इन्होंने क्या किया, संदर्भ बना लिया। और हीरो का नाम ये अलाउद्दीन खिलजी रख दिया और एक्ट्रेस जो थी उनका नाम रख दिया क्या, पद्मिनी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या कहता है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था।
अगर बात कर दी जाए यहाँ पे तो क्या कहता है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पे देखिए 46 नंबर क्या कहता है, उसकी सैन्य सेना, उसकी सैन्य सेना। ठीक है, पानीपत की अगर बात कर दी जाए तो देखिएगा ये होता है 21 अप्रैल 1526 को होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, और इसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में क्या होता है, युद्ध हो जाता है। और कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी के पास सेना की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन उस समय बाबर के पास सेना की संख्या मतलब कम थी, लेकिन इसके पास क्या था, ये देखिए उसकी सैन्य जो सेना थी उसमें कुशलता थी, उसमें रणनीति थी, उसमें डिसिप्लिन था। इसीलिए उसने क्या किया, यानी कि पानीपत के युद्ध को क्या किया, ये जीत लिया। ठीक है, कुशल नीति के तहत ये उन्होंने जीता। और कुशलता बहुत मायने रखती है। अगर आप एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं तो रणनीति के अनुसार अगर पढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, आप फाइट कर जाएंगे। कभी ये हिस्ट्री, कभी ज्योग्राफी, कभी पॉलिटी, कभी इकोनॉमिक्स, और कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं हुआ, कभी इधर पढ़ रहे हैं कभी उधर पढ़ रहे हैं, और प्रेशर भी है और तनाव में भी है और दिमाग आपका शांत नहीं है, तभी भी प्रॉब्लम है। देखिए दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट आपको न बीपीसी से ऑफिसर बना सकती है, न दरोगा बना सकती है। इसका इल्ज़ाम किसी इंस्टीट्यूट पे, किसी टीचर पे, किसी गाइड पे, और कोई बहाना मत बनाइए, क्योंकि जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बीपीएससी आपसे बहाना नहीं पूछता। आप कितने महीने तक बीमार थे, आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी, ये सब पूछा नहीं जाता। अगर आप सफल हैं तो इसका कारण आप हैं, अगर आप असफल हैं तो इसका कारण आप हैं। अगर आप देखिए, आप अपने कर्म पे विश्वास करिए। अगर कर्म आपका बहुत ही ज़्यादा समझिए कि बढ़िया तरीके से हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं, तो समझिए कि सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सफलता आपके पास हमेशा आके रहेगी। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं क्या कहता है। 46 हो गया। ये होता है आपका 47, तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया। ये देखिए तुजु के बाबरी की अगर बात कर दिया तो किस भाषा में लिखा गया, तो ये देखिए तुर्की भाषा में लिखेगा। तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया, तो ये भाषा की अगर बात करें तुजु के बाबरी का, तो देखिए तुर्की भाषा में लिखा गया। ठीक है, तुर्की भाषा में। और देखिए अगर कहा जाता है यहाँ पे अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिए मुग़ल वंशों का अगर बात कर दी जाए, हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो मुग़ल वंशों का भाषा क्या था। अगर मुग़ल साम्राज्य की बात करिए तो भाषा की बात करिए तो फ़ारसी हो जाता है। ये होता है मुग़ल राजभाषा। ठीक है, अगर राज्य देखा जाए तो राज्य भाषा होता है, क्या होता है, तो ये फ़ारसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या कहते हैं। कहता है कि हुमायूं ने चुनार, ये हो जाता है चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, प्रथम बार आक्रमण कब किया था, तो 48 का क्या हो जाएगा, 1532 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1532 हो जाता है। और कहा जाता है कि हुमायूं ने लगभग 4 माह तक क्या किया, 4 माह तक चुनार दुर्ग को घेरे रखा, और बाद में शेरशाह ने आत्म समर्पित कर दिया। क्या कर दिया, मतलब समर्पण कर दिया। यानी कि कहा जाता है कि चुनार दुर्ग पर हुमायूं ने वहाँ पे 4 माह तक क्या किया, 4 माह तक इस किला को घेरे ही रख दिया। और यही वजह था कि जब परेशानियां बढ़ गई तो शेरशाह ने हुमायूं के सामने क्या किया, आत्मसमर्पण कर लिया। क्या किया, आत्मसमर्पण कर लिया। और कहा जाता है कि 1531 में, देखिए यहाँ पे 1531 की बात कर लिया है, तो 1531 में कालिंजर विजय करता है। क्या करता है, तो देखिएगा कालिंजर विजय करता है 1531 में। और बात करिए 1532 की बात करें तो इसी समय रायसीना का भी विजय होता है। किसका होता है, रायसीना का विजय होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, हुमायूं के द्वारा चुनार दुर्ग पर 1532 में विजय हासिल कर लिया गया। क्योंकि चुनार दुर्ग पर देखिएगा उस समय शेरशाह इसको कब्जा में किया हुआ था, लेकिन 4 माह तक हुमायूं ने उस किले को ही घेर के रखा। अंततः शेरशाह ने क्या किया, उसको मतलब समर्पित कर दिया, किसको, हुमायूं को, और आत्मसमर्पण भी कर दिया। बाद में देखा जाता है, उसके पूर्व की अगर बात करें तो 1531 में हुमायूं ने कालिंजर को जीता था, और 1532 में ही रायसीना जो है उसको जीता था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 49 देखते हैं हम लोग। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया। देखिए कौन ऐसे बादशाह है, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया, तो कौन हो जाएगा, हाजी बेगम हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, तो हाजी बेगम हो जाएंगे। यहाँ देखिएगा हुमायूं ने ठीक है, तो हाजी बेगम ने
यानी कि अपने पति बादशाह जो पति के लिए मकबरे का क्या किया, निर्माण करवाया। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। एक चीज़ देखते हैं, कहा जाता है कि हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं का मकबरा वो कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। किसका, हुमायूं का। ठीक है, दीन पनाह इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीन पनाह बोलते हैं। ठीक है, दीन पनाह बोलते हैं। अगर बात कर दिया जाए कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो देखिएगा 1564 में इसका निर्माण हुआ था। 1564 में इसका निर्माण हुआ था। और एक चीज़ और भी देखा जाए यहाँ पे, इसका ईरानी वास्तुकार जो था, यानी कि जो नक्शा बनाया, इसका जो डिज़ाइन तैयार किया, इसका जो निर्माण किया, वो ईरानी था। कौन था, तो ईरानी हो जाएगा। ठीक है, ईरानी वास्तुकार की अगर बात करें तो मीरक मिर्ज़ा गियास था। मीरक मिर्ज़ा गियास था। कौन हो जाएगा, मीरक। अगर बात कर दी जाए, देखिएगा मीरक, देखिए यहाँ पे हो जाता है मीरक मिर्ज़ा गियास हो जाएगा। ठीक है, गियास हो जाता है। इसी ने इसका डिज़ाइन किया था। ये ईरानी वास्तुकार थे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और भी हम लोग जान लेते हैं तो सही रहेगा। कहा जाता है इसके बारे में कि श्वेत संगमरमर का बना हुआ, मतलब जो ये जो मकबरा, हुमायूं का जो मकबरा बनता है, ये श्वेत संगमरमर का बनता है। किसका बनता है, तो देखिएगा यहाँ पे श्वेत संगमरमर का बना हुआ क्या रहता है, श्वेत संगमरमर का बना भारत का पहला गुंबद वाला मकबरा होता है। यह भारत का पहला गुंबद वाला मकबरा है। यानी कि पहला गुंबद वाला मकबरा है। ये पहला गुंबद वाला मकबरा है। ठीक है, हुमायूं का। अगर हम लोग बात करें कि बाबर का मकबरा कहाँ है, अगर बात करते हैं हम लोग कि बाबर का मकबरा कहाँ हो जाएगा, बाबर का तो क्या हो जाएगा, बाबर का मकबरा कहाँ हो जाता है, काबुल में हो जाता है। कहाँ हो जाएगा, तो देखिए काबुल में हो जाता है। ठीक है, काबुल में हो जाता है। अगर बात कर दें कि अकबर का मकबरा कहाँ हो जाएगा, अकबर का, तो अकबर का मकबरा हो जाता है आपको सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ हो जाएगा, तो अकबर का मकबरा देखिए सिकंदरा में होता है। ठीक है, ये देखिए सिकंदरा में होता है अकबर का मकबरा। उसी तरह से देखते हैं जहांगीर का मकबरा कहाँ हो जाएगा, तो देखिए जहांगीर का जो मकबरा है, जहांगीर का मकबरा जो देखिएगा जहांगीर का, ये शहादरा होता है। कहाँ पे होता है, ये शहादरा होता है। और ये कहाँ पे है, तो लाहौर में है। ठीक है, ये लाहौर में है। और शहादरा एक दिल्ली में भी है, शहादरा दिल्ली में भी है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं, उसके बाद देखिए औरंगजेब का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो ये देखिए औरंगाबाद में है। ये कहाँ पे है, औरंगाबाद में। औरंगाबाद कौन सा औरंगाबाद, बिहार वाला नहीं, ये महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद है। ठीक है, ये आपको महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद है। ठीक है, तो इतना हुआ आपका। इस सब चीज़ से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप इस सबको याद रखेंगे। और हमारे सेशन का ये जो अंतिम सवाल है, ये हमारे सेशन का अंतिम सवाल है, कहता है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। हुमायूं नामा की रचना की बात किया जाए तो कौन हो जाएगा, गुलबदन बेगम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, गुलबदन बेगम हो जाएगा। और हुमायूं नामा की रचना किया था। गुलबदन बेगम जो है ये कौन होती है, बाबर की बेटी होती है। कौन होती है, बाबर की बेटी होती है। और कहा जाता है कि हुमायूं के चरित्र चित्रण इन्होंने किया था। और हुमायूं जो रहता है वो यानी कि गुलबदन बेगम के सौतेला, यानी कि सौतेला कौन रहता है, भाई रहता है। सौतेला भाई रहता है। ठीक है, सौतेला ये भाई रहता है। ठीक, तो यहाँ तक हमारा सेशन अब समाप्त होता है। अगला सेशन जो फाइनल है, यानी कि जो मध्यकालीन भारत का इतिहास वो फाइनल कल हो जाएगा। और उसमें मतलब टोटल टॉपिक हमारा समाप्त हो जाता है। उसके बाद आधुनिक भारत का हो जाएगा। उसके बाद साइंस या ज्योग्राफी जो भी हो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छा से तैयारी करें, बार बार रिवाइज करें और प्रश्नों को देखने का, समझने का प्रयास करें, ताकि स्टैंडर्ड यही सब देखा जाएगा। थोड़ा सा और भी स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, ये सेशन हमारा पसंद आपको आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारा शेयर करें। बहुत सारा शेयर करेंगे और कम से कम स्टडीज़ का करिए। और एक बार जितना भी रिवाइज करना है रिवाइज करते जाइए, टाइम बहुत कम है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।